बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम फ़र्स्ट ईयर क्लास के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर हमने टार की डेफिनेशन, टार का यूनिट, टार का फार्मूला, टार की डायमेंशन और जो टार से रिलेटेड टर्म थी, मोमेंट आर्म, एक्सेस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन को बड़ा ब्रीफली स्टडी किया। डियर स्टूडेंट, आज हम टार को स्टडी करेंगे इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। कि रिजिड बॉडी केस में टार्क क्या है, इसे किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल टार्क इन रिजिड बॉडी केस पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है, और जब फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए तो उस सूरत में टार्क क्या होता है। अगर हम पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो उस सूरत में टार्क क्या होता है, और टार्क कैसे फोर्स का काउंटर पार्ट है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो पॉइंट है, डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। इफ बॉडी कैन नॉट चेंज देयर शेप अंडर एनी एक्सटर्नल फोर्स विच इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अगर कोई बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स के जेर असर अपनी शक्ल तब्दील नहीं करती तो उसको हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। ये मार्कर है, मैंने इस पर फोर्स लगाई, अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, तो ये रिजिड बॉडी है। जो टेबल है उस पर मैं फोर्स लगाता हूँ, वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, तो वो रिजिड बॉडी है। इसकी एग्जाम्पल वुड टेबल, वुड डोर, लकड़ी का जो दरवाजा है वो भी इसकी एग्जाम्पल है। उसको आप फोर्स लगाएं लेकिन वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करेगा। वुड टेबल, आप टेबल पे फोर्स लगाते हैं, टेबल अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। टार्क इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले आपको एक डायग्राम दिखाई गई है, जो ये एक रिजिड बॉडी है। ये सारी की सारी एक रिजिड बॉडी है। फर्ज करें आपने कोई मोटरसाइकिल का, कोई लोहे का, कोई आयरन पीस लिया है, उसमें नट है और नट को आपने लूज या टाइट करना है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट ओ है इस पे नट है, और ये देखिए मैंने स्पिनर बनाया हुआ है कि स्पिनर की मदद से आप इस नट को लूज या टाइट करना चाह रहे हैं, और एक पॉइंट पे इस पर आप फोर्स लगाते हैं। अब यहां पे देखें, अगर आप मूवमेंट आर्म और फोर्स को देखें तो ना फोर्स इसके आर के पैरेलल है, ना ही इसके परपेंडिकुलर, बल्कि इंक्लाइंड है। जब कोई चीज इंक्लाइंड आती है तो उसके लिए हम उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक एफ वाई और एक एफ एक्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हर वेक्टर अपने कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है, और अगर ये रिजल्टेंट है तो ये ए कंपोनेंट की टेल को दूसरे कंपोनेंट के हेड से मिलाएगा। तो ये देखें, ये एफ एक्स की टेल को एफ वाई के हेड से मिला रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है या अपने एक्स कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट है। अब देखें, दो कंपोनेंट है, एक एफ एक्स एक एफ वाई। अगर आपने टार्क लेना है तो आप दोनों कंपोनेंट के टार्क को ऐड करेंगे तो आपके पास इस फोर्स की वजह से टार्क आएगा। अब देखें एफ एक्स की वजह से टार्क कैसे होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपने टार्क प्रोड्यूस करवाना है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन, मूवमेंट ऑफ फोर्स और जो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑफ आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आप एफ एक्स की बात करते हैं तो एफ एक्स और आर जो है मूवमेंट ऑफ आर्म, एफ एक्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट और मूवमेंट आर्म ये पैरेलल हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एफ एक्स है, एफ फोर्स का एक्स कंपोनेंट, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से गुजर रहा है। याद रखें, जब भी फोर्स का कोई भी कंपोनेंट जो पॉइंट ऑफ रोटेशन से गुजरे या पोजीशन वेक्टर के पैरेलल हो तो उसकी वजह से टार्क प्रोड्यूस नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री है। इसका मतलब है इस एफ एक्स की वजह से कभी भी टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम एफ वाई पे आते हैं, तो एफ वाई देखें, एफ वाई जो है ये मूवमेंट ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। ये देखें, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है ये इधर जा रही है और एफ वाई ऊपर की तरफ है। अगर इन दोनों के दरमियान आप एंगल चेक करते हैं तो ये 90 है। अब इन दोनों के दरमियान 90 एंगल है। मैंने आपको पहले बताया था कि मूवमेंट आर्म असल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये देखें, इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड है। अब ये है मूवमेंट आर्म। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ वाई और मूवमेंट आर्म के दरमियान एंगल कितना है, 90, और ये परपेंडिकुलर हैं। अब ये जो टार्क प्रोड्यूस होगा
ये सिर्फ और सिर्फ एफ वाई की वजह से होगा, एफ एक्स की वजह से नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्स जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से गुजर रहा है, जबकि एफ वाई जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से नहीं गुजर रहा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसलिए जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो एफ वाई की वजह से होगा, और टार्क है आर एफ वाई। आपको पता है जो फोर्स का वाई कंपोनेंट होता है वो साइन से रिलेटेड होता है, और जो एक्स कंपोनेंट होता है वो कॉस से रिलेटेड होता है। तो आर एफ साइन थीटा। अब अगर इसको ये मैग्नीट्यूड है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके साथ यूनिट वेक्टर एन लिखेंगे और ये टार्क की वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। टार्क इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। पहले हमने टार्क मालूम किया था इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अब हम टार्क मालूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये दूसरी फिगर है जिसमें यही पॉइंट O है, ये पॉइंट आपके पास P है, P पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है। अब इस केस में हमारे पास पोजीशन वेक्टर और फोर्स ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, बल्कि इंक्लाइंड केस बनता है, कुछ इंक्लाइंड केस है। अब पहले केस में तो हमने फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, अब हम जो रिजॉल्व करेंगे एक्स मूवमेंट ऑफ आर्म है या पोजीशन वेक्टर है, इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये आपका ओरिजिनल वेक्टर है, अब ये वाला होगा आर एक्स, ये वाला होगा आर वाई। अब देखें क्या वाकई ही अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये आर एक्स और आर वाई हमने सही जो है वो रिजॉल्व किए हैं। तो देखें अगर जो हर वेक्टर अपने कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है, और रिजल्टेंट वो होता है जो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाए, तो ये देखिए जो आर है ये आर एक्स की टेल को आर वाई के हेड से, ये वाला है आर वाई, इसके हेड से मिला रहा है। अब जो वेक्टर होगा वो इन दोनों कंपोनेंट का, आर एक्स का जो वेक्टर आएगा वो और आर वाई का जो वेक्टर आएगा वो, उन दोनों कंपोनेंट के वेक्टर को हम सम करेंगे, तो इस पोजीशन वेक्टर की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब देखें जो आर एक्स है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, पिवोट पॉइंट O से पास हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी चाहे वो फोर्स का कंपोनेंट हो चाहे वो मूवमेंट आर्म का कंपोनेंट हो, अगर वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो या फोर्स के पैरेलल आ जाए तो उसकी वजह से टार्क जीरो होता है। अगर इसको देखें तो ये इस तरीके से कुछ भी केस बनता है कि ये जो है ये फोर्स के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो आर एक्स जो है ये फोर्स के पैरेलल भी है, दूसरे इसका केस है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, इसकी वजह से टार्क जो प्रोड्यूस नहीं होगा, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि जो इसका टार्क होगा वो नल वेक्टर होगा। अब यहाँ पे आप आर वाई की बात करें तो आर वाई और एफ जो है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, और जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो आर वाई की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो टार्क आर वाई एफ, आर वाई जो होता है वाई कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा से रिलेटेड होता है, आर साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। अगर आप इसकी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म ये है मैग्नीट्यूड की, अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लेना चाहते हैं तो इसके साथ एन कैप आप लगाते हैं। अब याद रखें जो टार्क है ये फोर्स का काउंटर पार्ट है। टार्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन के अंदर जो फोर्स है वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, जबकि रोटेशनल मोशन के अंदर टार्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब फोर्स भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, टार्क भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है इन दोनों का काम सेम है, लेकिन फोर्स जो है वो लीनियर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और टार्क जो है ये एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इसलिए टार्क जो है वो फोर्स का काउंटर पार्ट है। टार्क एज ए काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन द रोटेशनल मोशन एंड प्रोड्यूस्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, बट फोर्स प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन इन द लीनियर या स्ट्रेट मोशन। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या समझ ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करें। फी मानिल्लाह।